दफा 377 चोन इज्जत म्योन इज्जत फजूद इज्जत खजूद इज्जत जनसंघ आएंगे, मकान जलाएंगे, बच्चों को लेंगे। ये भी एक नारा था कश्मीर में कि मोदी साहब अशरफ आज़ाद को प्यार करता है। अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मरहूम प्राइम मिनिस्टर रहा तो वो किसने उसको मजबूर किया आप चीफ मिनिस्टर बनो जम्मू कश्मीर का? तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी पे मजहब का कार्ड नहीं चलता? असली ये कब मरा है? आर्टिकल 370 मैंने आपको याददाश्त दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अगर दफन किया है यह जलाया है, इसमें क्या है? शोक मनाने की क्या जरूरत है? ये सोएबुग में मुल्क का तिरंगा चढ़ाना वो भी मेरे ही हिस्से में आया। टाइम आने पर स्टेट हुड पक्का वापस आएगा। फेस टू फेस के एक गुरुशुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर, एक पुराने साथी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर से काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अशरफ आज़ाद साहब। ये 1990 के उस वक्त से भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर से जुड़े हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे 3 बार बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन भी लड़ा है। इन्होंने असेंबली इलेक्शन के साथ साथ बीडीसी और डीडीसी के इंतखाबात भी लड़े हुए हैं। इन तमाम तर चीज़ों के साथ इनकी शख्सियत को ख़ास ये चीज़ बनाती है कि सन 1992 में जो आज मौजूदा वक्त में प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क हिंदुस्तान के, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कश्मीर आए थे तो वो इनके घर पे रुके थे। तो इनकी वाबस्तगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी पुरानी है। तो वो दोस्ती, वो रिश्ता, उसके बारे में इनसे बात करेंगे और पिछले 40 साल जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गुजारे हैं उस पे भी बात करेंगे। उन तमाम तर चीज़ों पे रोशनी डालेंगे। अशरफ आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया शादाब साहब। सन 1990 जब मिलिटेंसी पीक पे थी और मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कश्मीर से दूर जाते थे, कश्मीर में नहीं रहते थे, फिर चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन उस वक्त आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जब शायद यहाँ कोई सोचता भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। तो वो ख्याल कैसे आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूं? शुक्रिया शादाब साहब, आप लोगों ने हमें मौका दिया है बोलने के लिए, अपने इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो हम हैं, मैं कश्मीर का एक वो सिपाही हूँ जिनने आज तक सिर्फ अपनी कश्मीर के लिए, कश्मीर हित के लिए, जम्मू हित के लिए और इंसान हित के लिए लड़ा है। शादाब साहब, ये शुरू दौर हुआ है 87 को, 1987 जो कश्मीर एक जन्नत, एक स्वर्ग, एक खुशहाल कश्मीर की जिंदगी, तो नर्ड बनाने वाले वो इलेक्शन जो 87 में हुआ है, कहाँ जो आज का पूरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और पूरे वर्ल्ड का एक बिल्कुल खुशदिल इंसान लीडर है, ये वर्ल्ड ने माना है, कहाँ में इनको मिलता? अगर 87 में वो गड़बड़ ना होता, गन यहाँ जन्म नहीं लेता। अगर 87 में वो एक ना होता है रशिया में, तो यहाँ खून रिजी ना होती। अगर 87 में बारूद ने जन्म नहीं लिया होता, कश्मीर तबाह ना होता, कश्मीर हित तबाह ना होता, जम्मू हित यहाँ तबाह ना होता, इंसानियत यहाँ तबाह ना होता। ये एक ऐसा दौर है, आगाज गन्ने यहाँ जब हुआ है, 87 में जिसने जीता है उसको जेल में डाल दिया गया है, जिसने हारा है उसको मिनिस्टर बना दिया गया है, और यहाँ
गन ने जन्म लिया, बारूद ने जन्म लिया, यहाँ आतंक ने जन्म लिया है। तो जब गन ने जन्म लिया है तो जाहिर सी बात है हर कोई वाह वाह बोलते थे। शादाब साहब फिर 92 में एक नई तारीख ने जन्म ली है। कौमी सदर था भारतीय जनता पार्टी। मैं कहाँ जानता था भारतीय जनता पार्टी, मैं कहाँ जानता था एनसी को, क्या है एनसी, मैं कहाँ जानता था क्या है ये कांग्रेस। पीडीपी ने तो परसों ही जन्म लिया है, 25-26 साल पहले पीडीपी ने जन्म लिया है। तो हम तो सीधे थे, गांव के रहने वाले। लेकिन मेरे गांव में उस दौर में मेरे घर में टीवी था, मेरे घर में रेडियो था। तो अल्लाह ने मुझे इतना, मेरे घर में कोई गाड़ी नहीं लेकिन स्कूटर था। जब 92 में न्यूज़ चलती थी, न्यूज़ पढ़ने वाले 2 लोग थे उस दिन। क्या है, ये कोई मुश्ताक अहमद तादरे साहब हैं और बशीर अत्तर साहब, ये न्यूज़ पढ़ते थे क्योंकि हालात ख़राब थे। न्यूज़ में ये बोलता है कौमी सदर भारतीय जनता पार्टी मुरली मनोहर जोशी झंडा लहराने के लिए कश्मीर लाल चौक में आ रहा है। और हिज़्बुल मुजाहिदीन, JKNF और अल उमर ने बोला जो भी यहाँ आ जाए तो वापस नहीं जाएगा। अच्छा, हम उनको छोड़ने वाले नहीं। यही सिलसिला 8-10 दिन रहता है, चलता रहता। तो एक बाइट आया इसमें, अगर उन्होंने माँ का दूध पिया तो वो लाल चौक में आए, उधर ही हम बात करें। कौन है ये? नरेंद्र मोदी की। ये कहाँ दिया है इसने? है ना, किसी की बात करने से हिम्मत मिलता है, किसी को बात करने से हिम्मत टूटता है। मुझे लगता है उसने जो बात की है नरेंद्र मोदी साहब ने, अगर उन्होंने माँ का दूध पिया तो लाल चौक में आए, उधर ही बात करेंगे। मेरे लिए एक हिम्मत बन गई। पर ना गन के सामने कौन चू चू म्या म्या क्या क्या करते हैं। 2-2 3-3 गन आते थे, रातों की नींद खराब होते थे हर किसी कश्मीरी को। अस्करी पसंद जाते थे तो फौज आता था, फौज जाता तो पुलिस आता था, हर कोई घर में। मतलब उन कश्मीर के रहने वालों की जिंदगी तबाह बर्बाद हुई है उस दौर में। तो मैंने ठान लिया, अच्छा ये जी कौन है ये, बगैर डर बगैर खो इनको झंडा चढ़ाना मैं भी देखूं। अच्छा, यही एक सिलसिला 92 में हुआ। तो फिर मैं वहाँ से अपने गांव हाकर मुला सोएब बड़गाम से निकला हूँ, पहुँचा हूँ। मकसद मेरा था पहुँचना, हालात खराब थे उस दौर में। वो कुछ बम ब्लास्ट भी हुए, बिल्कुल, पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर। उसमें बहुत ही सारे पुलिस के नौजवान और अफसर भी शहीद हुए हैं। लेकिन जब कोई मजबूत इरादा बनाता है कुछ कहीं भी जाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो जिसने हमें पैदा किया वो उसका साथ देता है। बाद में लाल चौक में पहुंचे, बड़े कठिनाई आगे से हुई, मुश्किलात हुए हैं। फौज, पुलिस, BSF, CRPF, मुझे कहाँ पता था फौज क्या चीज़ है, ये BSF क्या चीज़ है, CRPF क्या चीज़ है। हाँ, पुलिस को हम जानते थे, पुलिस है। उतने फॉरवर्ड कहाँ थे हम। तकलीफ सहने के बावजूद मैं पहुंचा हूँ लाल चौक। तलाशी हुई, पूरे तलाशी हुई है, क्यों जाना है, कहाँ जाना। पहले मैंने बोला है मुझे यहाँ ललदत हॉस्पिटल में जाना है, उधर हमारा बीमार है। फिर वहाँ से निकला रोटी लाना है, दूध लाना है। मतलब ऐसे कुछ बहाने बना बना के तो लाल चौक पहुँच गए। ये उसकी मर्जी होते हैं जिसने हमको बुलाया है। ये जनवरी 1992 जनवरी 1992, 26 जनवरी 1992। मैंने इतना सोचा है मरना तो मरना है, मरना ज़रूर है।
कितना वो बड़ा ओहदेदार हो, बड़ा इंसान हो, आखिर तो मरना ही मरना है। जो अगर मुझे ये लिखा है ऐसे ही मरोगा, लेकिन देख कर आ जाऊंगा। कोई ये ना कहे कल कोई निकला नहीं कश्मीरियत के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानियत के लिए, अपने लोगों के लिए। क्या पता था, गया मैं, जब मैं देखो ये बहादुर वो कौन है, सच्चाई में ये इसने ये बोला, मैं देखो इसको, मैं कहाँ जानता था मुरली जोशी कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है, मैं कहाँ पता था ये अब देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। मैं उसी कतार में, वो उसी जगह बैठा, तब से मैं जेल में ही हूँ। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी का जोन में मेरा है, उसको भी हम जेल ही कहते हैं। तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं पहुंचा तो मतलब वहां झंडे चढ़े, इनके साथ बातचीत हुई, आगे बढ़े। वो आपकी पहली मुलाकात थी? पहली मुलाकात, वो भी कैसे हुआ, तो मेरा भी ये हाथ उड़ गया। कहाँ पता था तिरंगा है, मुल्क का एक झंडा है, उसको सलामी देना पड़ता है, ये कहाँ था पता। देखिए ये इससे बहुत कुछ राज खुल गए हैं। ये जो गन उठे यहाँ, बाद में आहिस्ता आहिस्ता हर किसी को पता लगा है नेशन क्या है, देश का कानून क्या है। ये पहले कोई बोलता नहीं, एक नारा था यहाँ, जनसंघ। एक छोटे थे हम, बच्चे थे जब मैंने सुना जंग संघ। ये कौन बोलते थे? जो उस वक्त की सरकार थे। जनसंघ आएंगे, मकान जलाएंगे, बच्चों को लेंगे, ये भी एक नारा था कश्मीर में। और इस तारीख ने, जब हम आगे आगे बढ़ते, ये जनसंघ क्या है, ये जनसंघ भी एक पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान की। जन माने लोग, संघ माने साथ, इसी का नाम है जनसंघ। ये भी एक तूफान था यहाँ कश्मीर में। मतलब उन पॉलिटिकल पार्टियों के कोई बोलने वाला ना मिले, उनके सामने कोई टिक ना पाए, ये कोई ना कोई गेम खेलता था कश्मीर के ही खिलाफ। यहाँ बहुत सारे दौर आ गए, जब हमने देखा कौन सा दौर आ गया। मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब का भी दौर आया, मरहूम बख्शी गुलाम साहब का भी दौर आया, मरहूम मीर कासिम साहब का भी दौर आया, मरहूम वो सादिक साहब का भी दौर आया। अगर आप इन तमाम दौरों को निचोड़ कर देखोगे तो इन्होंने कश्मीर को ही मार डाला, कश्मीरों को ही मार दिया है। इन्होंने सिर्फ अपने घरों के लिए लड़ा है, सबने, अवाम के लिए किसी ने नहीं लड़ा। जो मेरी दोस्ती हुई, वो दोस्ती क्या हुई है, वो गुरु है, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, वो मुझे बोलता है ये मेरा पुराना साथी है, इसका यही मतलब नहीं, मैं तो मानता हूँ वो एक उस्ताद है, उसने मुझे पूरा शिक्षा दिया है, मैंने सीखा है। मैं कहाँ इस झंझट में आ जाता, सियासत क्या है। तो उस दौर में मैंने सब कुछ देख लिया है। अब एक मतलब मान कर लीजिए कि अब जिंदगी कितनी है, कब जाना है, कब। मेरे दिल में बहुत अरमान है, काश जिस तरह मैंने देखा है कश्मीर के साथ क्या हुआ है, किन्होंने किया है, यहाँ का जो पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा है वो भी वो देख सके, वो भी वो सुन सके, तो उनको पता चले कितना धोखा यहाँ के सियासत ने कश्मीरों के साथ कैसे किया है। तो एक तो इन्होंने, क्योंकि जब आगे आगे हम चले हैं तो पता चला है आखिर जो आज के दौर का मुल्क का प्राइम मिनिस्टर साहब है, इसने बहुत कुछ सिखाया है। मैं इसके साथ चला हूँ, ये यहाँ के यूथ के साथ, उनके साथ बात की है, यहाँ के जो खड़पे जिनको बोलते हैं गाँव के, उनके साथ बात की है, श्रीनगर में बोलते हैं बड़े लोग, उनके साथ भी बात किया है, कालजू में गया है,
यूनिवर्सिटियों में गया है, हर किसी तबके से, किसी को पता नहीं था ये क्या है, ये वही है जो कल, लेकिन वो शक्ल शायद किसी ने देखा नहीं, जो मैंने इंटरव्यू देखा है दूरदर्शन से, शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो मैंने ठान लिया, तो मैंने ढूंढ लिया। इसने जो कश्मीर की क्या बीमारी है, कश्मीर में क्या ये मसला है, यहां गन क्यों उठा है, कश्मीर ऐसा सुंदर, कश्मीर के लोग ऐसे अच्छे लोग हैं, कश्मीर की आवाम की पहचान पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन ये गन बारूद ये कैसे आया, क्यों आया? इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस ही हुए हैं। जब किसी को डर होता है कि मेरी कुर्सी ना जाए, तो फिर ऐसा ही होता है। तब 87 में बने हैं एनसी के मुकाबले में एक मुस्लिम मुत्तहिदा माज एक पार्टनर बने हैं। आपको अभी आप जवान हैं, आपके पास ये साफत है, जो मैं बात बोलूं उसको गौर से सुनना है, फिर देखना बराबर इसमें वही सिस्टम जो मैं बोल रहा हूं वही हुआ कि नहीं हुआ। 87 में हम अपनी 16 सीटें जीती है। कितने? तब अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको हम बटमालूम आज बोलते हैं, फिर इसमें डीले राटेशन अलग होगा, अलग कॉन्स्टिट्यूंसी था। तो अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई सईद महमूद यूसुफ शाह इलेक्शन लड़ने के लिए था, तो कुल मिला के उन्होंने 16 सीटें जीती हैं, लेकिन सिर्फ एक दिया गया है मौलाना मसूदी साहब, वो शायद मरहूम, वो भी, उसको भी शायद शहीद किया गया है, तो उसने भी जीता है मक के ऊपर। ये जो है काजी निसार साहब मरहूम, उसको भी शहीद कर दिया गया है, वो भी मक का ही कैंडिडेट था। ये सईद अली शाह गिलानी, ये सईद अली शाह गिलानी, वही एक सीट दिया ना मक को, वही, मतलब मैं छोटा था, फिर भी जब मैं इसमें कूदा, मैंने सोचा मैं देखूं, जब मोदी साहब उतनी दूर से आए बीमारी देखने के लिए, मैं तो कश्मीरी हूं, मैं जन्मा हूं कश्मीर से, उनको सबको हार की मुंह, और जुनून हारा उनको जिताया। तो आपका कहना है कि 87 में रिगिंग हुई है? रिगिंग हुई है। अगर ये जो कश्मीर तबाह हुआ है वही जिम्मेदार है, ये गुनाह उन्हीं की सरों के ऊपर। तो जो भी कदम लेता है इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर साहब देश का, क्योंकि उन्होंने बातें की, यहां इन्होंने लोगों से बात की है, नौजवानों के साथ बात की है, कॉलेजों में बात की, यूनिवर्सिटियों में बात की है, उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा है, ना आपकी कहने की जरूरत है ना मेरी कहने की जरूरत है, इसको पता है कहां से मैंने क्या कदम उठाना है। देखिए शादाब साहब, एक नारा शायद वो भी आपने भी सुना होगा, दफा 63, चोन इज्जत म्योन इज्जत फजूंद इज्जत तो खजूंद इज्जत, ये इनका नारा था। कभी परमिट किया है उसको? अगर कोई दफा था उसको परमिट किया है? ये खुद बोलता है ये टेम्परेरी है, ये आरजी है, ये नहीं कभी बोला ये परमिट है। जब भी इसने, चाहे वो डॉक्टर फारूक साहब का लेक्चर सुने तो वो भी बोलता है ये आरजी है, उमर उल्ला साहब का लेक्चर सुन तो आरजी है, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम का लेक्चर सुनिए तो ये आरजी है, मरहूम शेख मोहम्मद उल्ला साहब का लेक्चर सुनिए वो भी बोलेगा ये आरजी है। आरजी आखिर टूटता है कि रहता है? लेकिन उस पर वो ये भी कहते हैं कि ये आर्जी है, कुछ शराइत है इसमें, और वो शराइतों की बुनियाद पे ही ये इल्हाक किया गया था हिंदुस्तान के साथ। ये आज ये बोलते हैं, ये आज ये बोलते हैं,
किन्होंने शराइतों पे उनके साथ इल्हाक किया है? ये किया है महाराजा हरी सिंह ने। न मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने किया, ना ही मरहूम गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब ने किया है, ना ही फारूक साहब ने किया है, ना ही उमर साहब ने किया, ना मरहूम शेख, न ही मरहूम सईद मुफ्ती साहब ने किया है। ये जो इल्हाक किया है, ये किसने किया है? ये किया है महाराजा हरी सिंह साहब ने। जब इल्हाक किया गया है, देखिए इसमें कश्मीर को पता चलना चाहिए हकीकत क्या है। जब इल्हाक किया गया है तो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बन गए यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, बना कि नहीं बना? और करण सिंह साहब बन गया यहाँ का सदर रियासत, वो भी जिंदा है। जो मैं आपके माध्यम से बात बोल रहा हूं, ये कश्मीरी अवाम सुने, वो इस पे तहकीक करे। तो महाराजा हरी सिंह, उसने ना कोई ओहदा नहीं सर, वो बैठा चुपचाप। मुझे ये बोलिए, अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K रियासत था कि नहीं, बख्शी गुलाम अहमद कैसे आ गया? अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जेल में बंद कर दिया गया, तो लीडर को तो होना चाहिए ना वो ताकत जेल में रहने के लिए, सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं। और बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब को उतारा तो फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने क्यों? आर्टिकल 370 उधर ही खत्म होता है जब यहां रियासत का चीफ मिनिस्टर बनता है। प्राइम मिनिस्टर खत्म होता है, चीफ मिनिस्टर बनता है अकॉर्ड के बाद, 75 के अकॉर्ड के बाद। कब बना है, क्या बना? वो अकॉर्ड किसने किया है? वो महाराजा हरी सिंह साहब ने नहीं किया। फिर बात आराम से आप इस पे गौर कीजिए। ये जब प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर मतलब हमारा एक डीसी है, ठीक है, डीसी साहब को कुर्सी से बरतरफ किया गया है, क्या वो तस्लीम करेगा कि मैं कल तहसीलदार बनूंगा? अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मरहूम प्राइम मिनिस्टर रहा, तो वो किसने उसको मजबूर किया आप चीफ मिनिस्टर बनो जम्मू कश्मीर का? ये जो आर्टिकल 370 है, ये किसने बेच के खाया है? उमर साहब इसका जवाब थे, मोहतरम फारूकुल्लाह साहब इसका जवाब थे, मोहतरमा जो साहब का चीफ मिनिस्टर है, पीडीपी की सदर जो है, वो इसका जवाब है। जवाब देने में क्या है? यही ड्रामा, सेल्फ रोल, अटानामी, ये बंद करे ना, सीधा बात करे ना। हकीकत क्या है? हमने कितने कश्मीरी अवाम को धोखा दिया है, कब कब धोखा दिया है, कैसे कैसे धोखा दिया है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी मजहब नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो मजहब नहीं है, उनका अपना अपना आईन है। जितना हमारा पूरे हिंदुस्तान का अलग आईन है, हम हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का अलग अलग आईन है, अलग अलग कानून है, लेकिन मजहब हमारा अपना अपना है। हिंदू को अपना है, मुसलमान को अपना है। तो पॉलिटिकल पार्टी में ये मजहब बांटने की क्या जरूरत है? एक टेबल पर बैठे ना, पीडीपी कश्मीर में, एनसी, कांग्रेस और कितने पार्टियां हैं, ये सिर्फ लड़ते हैं अपनी कुर्सी के लिए, अवाम के लिए कोई नहीं लड़ता है। अगर इनमें से कोई अवाम के लिए लड़ता है, गरीब के लिए लड़ता है, शादाब साहब वोट जब डालता है गरीब डालता है, इस भरोसे के मेरा मुस्तकबिल रोशन हो जाए, मैंने अपना सारा सुख चैन देश के अपने बेटे को पढ़ाया है, लिखाया है, कल इसको मुझे नौकरी मिले। लेकिन फिर कोई उस गरीब, चाहे उस गरीब बच्चे को नहीं पूछते हैं, वोट लेते हैं, फिर जूदू में बिठाते हैं। आपने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जब जेल में रखा तो फिर बख्शी गुलाम अहमद साहब का दौरा आया, लेकिन उसमें आप ये बात भी कहते हैं कि वो
कुर्सी की लालच में फिर बाहर आया, लेकिन वो तारीख ये भी कहती है कि लंबे वक्फे तक वो जेल में बंद रहे थे। देखिए, जब बतौर प्राइम मिनिस्टर ही उनको गिरफ्तार किया गया था गुलमर्ग। नहीं, बाद में जब में देखिए शादाब साहब, इसमें आप पूरी ध्यान से सोचें मैंने क्या बोला। नरसिंह मंडेला भी जेल हुआ कि नहीं हुआ? नेल्सन मंडेला है ना जी। वो यहाँ का नहीं, अफ्रीका का है, सिया फार्म लड़ाए हुए। तो आखिर वो अपने मुल्क का सदर बना ना, इज्जत से वापस गए ना। वो तो चौकीदार नहीं बना ना, उसने कौम के लिए लड़ाई हारी है कि नहीं? है कि नहीं जी। अच्छा, मरहूम आयतल खुमानी रहमतुल्लाह, उसको भी चलाए वतन किया मेरा है। जब वे वापस आया है तो वो पूरे ईरान का सदर बना ना। बिल्कुल। जहर दे के उसको मार दिया गया, कैसे मार दिए, लेकिन कौम की फिक्र देखिए, कौम की फिक्र है कि नहीं? ये दो लीडर है हमारे, पूरे वर्ल्ड में दो लीडर है जिन्होंने अपने कौम के लिए हर कोई सितम बर्दाश्त किया है, लेकिन कौम को आजाद कर दिया है। किया है कि नहीं किया? अभी हमारा पड़ोसी मुल्क है, उधर फौज का राज है। जो फौज का गुलाम बनता है उसको कुर्सी मिलती है। अभी एक लीडर है उनका, वो 2.5 साल से बंद है क्योंकि वो नहीं मानता है कोई भी डील। वो किसके लिए लड़ता है? कौम के लिए या अपने खुद के लिए, कुर्सी के लिए? अब इसमें सोचिए, ये पड़ोसी है यहाँ, और एक पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश। अगर उसका वो प्राइम मिनिस्टर वापस जाते, सामना करते, हमारे हिंदुस्तान में चुपके भी थे। देखिए, जिन्होंने कौम के लिए लड़ा है, अगर वो मर जाए उसको शहीद बोलते हैं। जो अपने घरों के लिए लड़े वो मरे तो क्या मरे, कि उनको कोई याद करे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की एक आइडेंटिटी थी। उसको किसने मजबूर किया? आप प्राइम मिनिस्टर उतर गए तो आप चीफ मिनिस्टर बनो? ये सवाल है। ये 12 सिलेंडर वाला सवाल नहीं है, ये फ्री बिजली का सवाल नहीं है, ये फ्री राशन का सवाल नहीं है। ये सवाल है जम्मू कश्मीर के नौजवानों की मुस्तकबिल के लिए। सवाल का जवाब दीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर था वो क्यों फिर चीफ मिनिस्टर बना? चुप्पी क्यों शादी हुए आप लोग? जो हमारे कश्मीर में लाखों की तादाद में मकबरे भर गए हैं, चाहे अस्करी पसंद के नाम पे, चाहे मुकद्दर नाम पे, चाहे पॉलिटिकल नाम पे, चाहे एजेंटिक नाम पे, लेकिन मरा कौन? कश्मीरी मरा है, कश्मीरी। अभी देखिए, मैं उमर साहब को बोलता हूं, अब देखिए, जो कल का जमीन हमारा फसल दे रहा था, हमें पाल रहा था, अब उन्होंने भी इनकार किया है फसल देने से। इन चीजों पे उनको सोचना चाहिए। जो कल का पानी कश्मीर का था, एक दवा था बीमारों के लिए, शफा था बीमारों के लिए। अब ये जहर बन गया असल इंसानों के लिए। क्यों बना? आप लोगों की नीतियों की वजह से, फरियाबों की वजह से, झूठी कहानी की वजह से। तौबा करो ना, इसमें क्या है? मैं कहाँ मानता हूं मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। खुदा मुझे उसी रास्ते पे रखे जिसमें मुझे हलाल रोटी मिले, मेहनत की रोटी मिले। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, या अगर हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की ज़ात देखें, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, क्यों नहीं है? मुझे ये बोलिए, अभी
ये बोलता है स्टेट सब्जेक्ट। वो शेख साहब ने, मरहूम शेख साहब ने नहीं किया, वो महाराजा हरी सिंह ने किया। जो भी किया। अब शेख साहब का मैं एक ही बात बोल रहा हूं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर था तो चीफ मिनिस्टर क्यों बना? चले प्राइम मिनिस्टर के दौर में ही कुछ कंट्रीब्यूशन है, कोई ऐसी चीज है जो उन्होंने कश्मीरियों के लिए की हो? देखिए कि जहनिया को इस बात बिल्कुल क्यों नहीं किया। देखिए, अगर महाराजा हरी सिंह ने यहाँ, जिसको हम हेडवुड हॉस्पिटल बोलते हैं, SMSS, ये महाराजा हरी सिंह ने बनवाया। तो जिसको हम बोलते हैं सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो शेख महमूदुल्लाह साहब ने बनवाया। क्या नाम है उस यूनिवर्सिटी का, वो तो महाराजा हरी सिंह ने बनाया, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी शेख महमूदुल्लाह साहब ने बनाया। मसला ये नहीं बनाया है, मसला ये है कि जब ऊपर वाले ने उसको इतना रुतबा दिया है, शेख साहब, मैंने बोला वो जम्मू कश्मीर की एक आइडेंटिटी है ही, लेकिन अगर उसने नकार किया था चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, अपने घर में बैठा या जेल में ही बैठता, आज ये स्थिति नहीं होते। ये जो कुर्सी का सौदा हुआ है, इसने कश्मीर को मार डाला है, जम्मू कश्मीर को खत्म किया है। क्या जरूरत थी उसको? आपने कहा कि अभी देखिए जी, अभी हमारा करण सिंह साहब है, अभी जिंदा है, वो सदरी रियासत बना है जम्मू कश्मीर का, फिर वो कहीं गवर्नर नहीं बना। हो सकते उसको भी ऑफर किया होगा, लेकिन वो सदरी रियासत साहब का, सदरी रियासत आज भी बोलते हैं उनको, वो भी जिंदा है। देखिए, हमारा जो मजहब है, मजहब हमारा सिखाते हैं आपकी एक बोल, आपका एक शब्द इंसानों के लिए जवाल बन सकता है। आपका एक बोल, एक शब्द इंसानों के लिए शफा बन सकता है। वो दौर, उस दौर ने कश्मीर को खत्म किया। आपने भी कहा कि सियासी जमातों का मजहब नहीं होता है, तो इन्हें मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। देखो, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी पे मजहब का कार्ड नहीं चलता? मैंने एक किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने बोला सियासी पार्टी का कोई मजहब नहीं होता। इनको मजहब से दूर आके पॉलिटिशियन की तरह बहना चाहिए, मजहब के ऊपर सियासत नहीं। सियासत ना करे। मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी मजहब मैं पे सियासत नहीं? जब मैंने सबको ही, ये आपके लिए, मेरे लिए, जो भी है, जितने भी पार्टियां हैं, मैंने ऐसा सब पार्टी सबके लिए वही एक आवाज है। ये मान के चलिए, जहां तक मेरा सोच है, जहां तक मैंने सियासत को देखा है, देखिए, मैंने अभी, आपने खुद बोला, आपने कहां से सुना है, मैंने 5 इलेक्शन लड़ा। मैंने ये जीतने के लिए लड़ा, मैंने इलेक्शन लड़े हैं जमहूरियत जिंदा करने के लिए, कश्मीरियत जिंदा करने के लिए, इंसाफ जिंदा करने के लिए। तो ये मैंने लड़े सारे भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के ऊपर, और मैं उनको यही दिखाना चाहता था, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक परमिट सीनियर वर्कर हूं, और ये एनसी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, पीडीपी को भी पता है, हमारे बीजेपी को भी पता है, लेकिन उनको भी रास नहीं आता है। जब मैं किसी से बात करता हूं, हंस हंस के करता हूं, किसी के साथ मैंने गुस्सा कभी नहीं किया। कोई मेरी बेटी एनसी के हल्के प्रेसिडेंट की बेटी हो, मेरी बेटी मेरे पास आए तो मैं चिट्ठी देता हूं, उसको मैं बोलता मेरे पास मत आओ, व्हाट्सएप पे डालो, मैं वापस डालता हूं लेटर व्हाट्सएप पे, जाओ 10 ही रुपए लगाओ, एक तो दिन बच गया और 100 रुपया बच गया जो किराए पे लगता है। इसको कहते हैं पॉलिटिशियन से मजहब मत जोड़ो। सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत। आपने कई बार 370 का जिक्र किया,
दफ़ा 370 2019 में मनसूख हो गया, और उससे पहले 370 पे बहुत बातें होती थी। तो आपको लगता है 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बेहतर हुई? मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर। देखिए, मैं आपको इतना बोलूं, अगर 2019 में आर्टिकल 370 आपको लगता है ख़त्म हुआ है, मैंने वाजिया इशारा दिया है आपको, जब प्राइम मिनिस्टर बैठा है चीफ मिनिस्टर कुर्ते के ऊपर, आर्टिकल 370 उसी समय ख़त्म हुआ। जब सदर की बजाय गवर्नर बैठा है, आर्टिकल 370 उसी समय ख़त्म हुआ है। जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का अपना वो खोज था, क्या नाम था उसका, वो भी कहीं रहा नहीं। ये जो अब देखो, कोई मरता है, गुम्मत में रखता है, लोग आते हैं, दिखते हैं, हाँ रोते हैं, लेकिन दफन नहीं होता, ये जलाया नहीं जाता। असली ये कब मरा है? आर्टिकल 370 मैंने आपको याददाश्त दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अगर दफन किया है यह जलाया है, इसमें क्या है? शोक मनाने की क्या जरूरत है? जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियां भी मैसर होंगी और टू व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यही। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपोरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। जवाब देना, क्योंकि नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, वो चीज़ तो मौजूद थी कि वो आज भी मौजूद है। जैसे आपने कहा कि ये चीज़ महाराजा के वक्त पे हुई थी, महाराजा हरी सिंह के वक्त में हुई थी, और उन्होंने भी जब स्टेट सब्जेक्ट लागू की थी तो मकसद ये नहीं था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीनें महफूज रहें, यहाँ नौकरियाँ महफूज रहें, और इसी सब के चलते फिर स्टेट सब्जेक्ट को लाया गया था। मेरे यार, मेरी बात सुनो। आप कितना हसीन है। 10 बार मैंने बोल दिया है, हम महफूज है, जम्मू कश्मीर महफूज है। यहां जमीन कोई खाएगा नहीं। हाँ, अगर कोई गिफ्ट के जरिए खिलाएगा किसी को, चाहे वो अमेरिकन हो या रूसी हो, तो आप क्या करोगे? आप बोलो, क्या करोगे? कर सकते हो कुछ? जो आपके पास जमीन है वो कौन खाएगा? कोई खाएगा? नहीं खाएगा। अगर आप किसी को गिफ्ट देंगे तो वो मना करेगा लेने से। ये एक हवा बनाते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, एक दूसरे को माइनस करने के लिए। ये एक दूसरे को साथ देने के लिए नहीं है, ये एक दूसरे को माइनस करने के लिए। जाहिर सी बात है, कोई ऐसा होता है शातिर इंसान, उसको भी हाथ में रखता, इसको भी हाथ में, सो बोलता एक माइनस हो जाए तो ताक में ही बन जाऊंगा। कितनी पार्टी है यहाँ? जब आर्टिकल 370 का बाज़ाब्ता पार्लियामेंट ने, बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया आर्टिकल 370 नहीं रहा, तो कितनी पार्टियां यहाँ वजूद में आए? तो क्या किया उन्होंने? सिर्फ एक दूसरे को माइनस करने के लिए। क्या एक दूसरे को हाथ थामने के लिए उन्होंने काम किया? किसने किया? आपने देखा? अगर देखा मुझे दिखाइए। अगर नहीं देखा, इसका क्या मतलब है? मतलब इसका है ना आर्टिकल 370 का किसी को गम है, ना किसी को जमीन जाए रहे, इस चीज का गम नहीं है। गम है
सिर्फ मेरी कुर्सी बचे, मेरी कुर्सी बचे। और मेरा खाना पीना चले, मेरी नौकरी जिंदाबाद रहे। आपके लिए नहीं लड़ेंगे। मुझे ये बोलिए शादाब साहब, जितने भी यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर, साहब का मिनिस्टर, आज के मिनिस्टर, इनको आप चेक करिए कि किसका कितना फीस बकाया है, बिजली का फीस। तो गरीब क्यों परेशान होता है? असल में गरीब को जो ये होता है ना, ये महंगाई, क्योंकि टैक्स नहीं बता है गरीब सीधा कि वो गरीब है, इनके ऊपर डालता है महंगाई। वो जो बड़े लोग हैं ना, उससे क्या, उन महंगाई से वो पैसा जाता है खजाने में, तो इनका उससे वो बिजली फीस भी निकलता है, बच्चों की पढ़ाई भी निकलता है, खुद की वो रोटी भी निकलता है, और तनख्वाह भी निकलता है। गरीब बेचारा दिन बचे गरीब ही होता है। इनका खैरात है गरीबों का, दान है गरीबों का। जब पहला बजट सेशन चला है यहाँ असेंबली में, आपको लगा है कहीं गरीब का कोई बात, कोई बिल पास हुई गरीब के लिए? पास हुआ। एमएलए का तनख्वाह कम है, इनको बढ़ाओ। पास हुआ। पेंशन कम है, उसको बढ़ाओ। और कोई बिल पास हुआ पहले बजट सेशन में? और कोई बिल पास हुआ? ये गरीब मर रहा है, इनके लिए क्या करे? जिस गरीब ने हमें वोट डाला, हम इनको वापस क्या देंगे? ये कोई बिल पास हुआ? जब भी ये रोते हैं, चाहे वो एमएलए साहब हो, चीफ मिनिस्टर साहब हो, या मिनिस्टर साहिबान हो, ये खुद के लिए, अपने घरों के लिए रोते हैं। गरीबों के लिए कोई नहीं रोता है। गरीबों के लिए एक ही दिखता है, वो ऊपर है जो पैदा करने वाला है। लाखों नाम है उसका, जो ऊपर बैठा है, जिन सब कायनात को जिसने पैदा किया है, जमीन और आसमान को पैदा किया है, सिर्फ वही एक सोचता है गरीब के लिए। ये जो सरकारें बनते हैं, इन्हें सोचते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ तकरीबन 40 साल से हैं। एक लंबा वक्फा आपने गुजारा है, आप इनकी लीडरशिप को जानते हैं, लीडरशिप को समझते हैं, और आप जैसे कई सारे फुट सोल्जर्स जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, वो कश्मीर में भी मौजूद हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में कोई असेंबली सेगमेंट क्यों नहीं जीत पा रही? देखिए, जब मैं गया भारतीय जनता पार्टी में, तब थे इनके पास सिर्फ 2 पार्लियामेंट सीटें, सिर्फ 2। एक स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और जो अभी मौजूद है मुझे पता था तब भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में एक सरकार बनाएगी, पता था मुझे। मैं जब 96 में इलेक्शन हुआ, पहले हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन, क्या आप डालते हैं ना जख्मों पे नमक, कोई ना कोई ऐसा सवाल करते, मेरे जख्मों पे नमक पड़ते हैं, फिर मुझे याददाश्त आते हैं कहाँ से क्या हुआ है। पहले हुआ पार्लियामेंट का इलेक्शन 9 साल के बाद, जो 9 साल 87 के बाद इलेक्शन नहीं हुए थे जी, शहरी का इलेक्शन, जाने का वो पार्लियामेंट इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, तो एचसी ने बाइकाट किया है। उनको पूछे क्यों बाइकाट किया है? पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। 96 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, आप लोगों ने बाइकाट क्यों किया? क्या डिमांड किया है? ठीक है, तो ठीक है, नहीं लड़ा है तो ठीक है। फिर जब बिगुल बजा है असेंबली का, तो एनसी ने क्यों लड़ा है? उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में 6 सीटें ली है। 96 में 6 सीटें ली है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन यहाँ कश्मीर में अगर मोहम्मद यूसुफ तारिगानी साहब ने अपनी सीट निकाली है, बाकी तो इनसे नहीं निकाले हैं। अब देखिए, क्योंकि पीडीपी था ही नहीं उन दिनों।
अगर इन्होंने 96 में महबूबा मुफ्ती ने भी कांग्रेस की टिकट से लड़ा। कांग्रेस के टिकट से तो एक रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया है। मैं क्यों बोलता है आप आहिस्ता आहिस्ता मेरे जख्मों पे नमक डालते हैं। जो मैं बोलना चाहता हूँ आप बोलने नहीं देंगे, आप कुरेद कुरेद के बोलवाएंगे। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को बोलिए, जब आपने रेजोल्यूशन पास किया है मरकज में अटल बिहारी वाजपेयी साहब, स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सरकार बनी 98 में, पार्लियामेंट इलेक्शन शुरू हुआ है, उसमें एनडीए ने जीत दर्ज किया है, प्राइम मिनिस्टर बना है अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को बोलिए आपने भी यहाँ एक रेजोल्यूशन पास किया है अटानमी पे, जिसके खिलाफ आपने साइबो में प्रोटेस्ट किया। सही बोले। लाल चौक आनी छोड़, लाल चौक में मैंने किया, मैं बोलता ना मैंने प्रोटेस्ट किया, मुझे पता था ये ड्रामा है, ये घर के लिए है, इसलिए मैंने प्रोटेस्ट किया है। मैंने उस वक्त भी बोला ये ड्रामा है। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर अखबारों में भी आया और नेशनल अखबारों में भी आया वो प्रोटेस्ट मेरा। तो अगर इन्होंने असेंबली में, जो आज के डेट में यहाँ क्या चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं, नहीं ये तो असेंबली को पास करना है, हमने आर्टिकल 370 छोड़ना, खत्म करना है रखना, उसको मैं याददाश्त दिला दूं। एक रेजोल्यूशन पास हुआ अटानमी के लिए, जनाब लाल कृष्ण आडवाणी साहब था होम मिनिस्टर हमारा, प्राइम मिनिस्टर स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी। फारूक साहब से सवाल किए, आपने उधर लिया है तो फिर 4 दिन के बाद आपने उमर साहब को क्यों मिनिस्टर बनाया, तो उस बात पे क्यों नहीं बात की जो अटानमी के लिए आपने रेजोल्यूशन पास किया है असेंबली में। सिर्फ उमर साहब क्यों वजीर खारजा, डिप्टी वजीर खारजा बना, तो वो अटानमी कहाँ गई? ये लोगों को बोलो ना कि इनको बोलो, इसका यही मतलब निकलता है ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लड़ते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, गरीब आदमियों के लिए नहीं। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास आज है 29 सीटें हैं जम्मू में। तो कश्मीर में इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है, जो भी आने वाला इलेक्शन है मैं लड़ूंगा जरूर। अच्छा, अब आप फिर से लड़ेंगे? भारतीय जनता नहीं, मैंने बोला जितने भी मैंने इलेक्शन लड़े हैं वो जमहूरियत जिंदा रखने के लिए, एक जुनून देने के लिए उनको। तो फिर ये 2 इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? ये 2 इलेक्शन मैंने और किसी को बोला इनको दे दो मैंडेट। अच्छा, ठीक है, जब मैंने वो इलेक्शन लड़े हैं सिर्फ मैंडेट और कुछ नहीं था, फिर भी अकेले ऊपर वाले ने मुझे साथ दिया, वोट लिया है। आज बाज़ाब्ता ये जो है कुछ कैंडिडेटों को हमने पूरा सपोर्ट किया है, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट ने, बिलखुसूस जब परसों आया इलेक्शन हुआ है बड़गाम में या उधर नगरोटा में, नगरोटा ने तो जीत हासिल वापस की है बड़े अंतर से, तो वो एक रिकॉर्ड बन गया है। तो बड़गाम में पता नहीं कहाँ से चूक गया, वरना पार्टी ने जिस तरह से उसको सपोर्ट किया है। तो मैं आज भी बोलता हूँ अगर आज कोई इलेक्शन हो उतना सपोर्ट मुझे होगा, पैसों की ज़रूरत मुझे मेरी करीब पड़ी है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जीत कर आ जाऊँगा, लोग चाहते हैं, क्योंकि वहाँ एक दलील है, उसी गांव का सलाउद्दीन है, उसी गांव का अशरफ आज़ाद है, सलाउद्दीन साहब ने गन भेजा है तो यहाँ मौत का तांडव चला है, अशरफ आज़ाद ने लोगों को मरहम किया है, अपनी बेटियों को बहनों को दुपट्टा सिर पे रखा है, उस गरीब को कम्बल दिया है ओढ़ने के लिए, उस बेसहार को त्रिपाल दिया है ऊपर रखने के लिए।
उस गरीब माता को, गरीब बहन को, गरीब बेटी को सूट दिया है पहनने के लिए। ये सरकार को पता है। एक बेरोजगार बहन को सिलाई की मशीन दे है, सीखो और खुद का पैसा कमाओ। इसीलिए मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं। फिर वो इलेक्शन में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता है, वो क्या है? देखिए, मेरे 96 में नहीं, 96 में एक अलग माहौल था। 2002 नहीं सर, हर किसी में एक माहौल था। 2008 में अगर आपको याद होगा, यहाँ जो हालात थी, मतलब आर्मी गाड़ी भी नहीं चल पाती थी, इतने नौजवान उसके ऊपर टूट पड़ते थे, हालात खराब थे। फिर भी अगर मुझे 2008 में 1000 से ऊपर क्रॉस किया है, कोई लीडर नहीं आ पाया, कोई पीछे से बैक नहीं हो पाया, फिर भी अगर मैंने वोट 1200 लिया है भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, तब कोई सरकार नहीं था कहीं। उसकी मर्जी है, एक तो मैं सलामत रहा और 1200 वोट आ गया। उस दौर में जब मैंने 1200 वोट लिया है, आज मैं बोलता हूं वो 1200 वोट जो मिले ना जम्मू या किसी और पार्टी के लिए, वो 12,000 वोट है। एक नाम था इस तरह, चाहे एनसी ने, पीडीपी ने, कांग्रेस ने, बीजेपी का नाम ऐसा यहां लोगों के सामने पेश किया है। होता है ना कोई बूथ ही पेश किया, ये बूथ है भारतीय जनता पार्टी, या ये तशरुफदार है, या ये डैन है, या ये ऐसे ही इन पार्टियों ने, जितने भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी थे, उन्होंने ऐसा ही पेश किया है भारतीय जनता पार्टी। फिर भी मैं खड़ा रहा, लड़ा हम बड़गाम से। सिर्फ मैं अपनी इलाके को, अपनी शोबू को उस बंदा में से बचाऊं। आपको इतना मैं बोलूं कि शोबू में मुल्क का तिरंगा चढ़ाना वो भी मेरे ही हिस्से में आया। शोबू में अमन अमान वापस लाना है, वो भी अल्लाह की मर्जी थी, तो मेरी ही वजह से आए पूरे कश्मीर में वापस। वही मैंने ऐसा काम कुछ किया है जिससे हमारे पूरे मुल्क को भी इज्जत रहा, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी इज्जत रहा, मुझे तो रहा ही रहा। मुझे इसलिए जिसकी भी सरकार हो, जो भी एक्शन हो, मुझे क्यों प्यार करता है, ये घर के लिए नहीं लड़ता है, ये आवाम के लिए लड़ता है, ये हमेशा अपने वतन के लिए लड़ता है, ये हमेशा अपने मुल्क के लिए लड़ता है। बिल्कुल। तो मैं आपसे आपकी ज़ाती कहानी असल में सुनना चाहता था। जो 92 में आपकी, जो आज प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, फिर वो सिलसिला कैसे चला? क्योंकि ये भी सुनने में आया है जब वो कश्मीर आए तो वो आपके पास रुका करते थे, तो वो दोस्ती, वो सिलसिला, वो राबता कैसे बढ़ता गया? देखिए, मुझसे बेहतर अगर कभी आप वो दिल्ली जाते तो अपॉइंटमेंट लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसको बोलते हैं अशरफ तहजाद और आपका रिश्ता क्या है। अपॉइंटमेंट अगर आप दिलाएंगे ना, मेरे कहने पे नहीं, वो बोलेगा ना ये इसका वो पेड़ दिया, उसने कुछ दिया है, पैसा वैसा, तो इसलिए वो मेरे पास आया। क्योंकि उन्होंने सरेआम बोला है एयरपोर्ट पे, वहाँ तो सारे लोग थे। जब गले मिलने के बाद मेरे बच्चों का हाल पूछा, पड़ोसियों का हाल पूछा बाज़ाहिर, तो फिर कंधे पे हाथ रखकर, उधर था गवर्नर साहब भी, और चीफ सेक्रेटरी साहब, और कोई कमिश्नर सेक्रेटरी भी था, और डीजी पुलिस भी था जो रिटायर हुआ है, दो और था हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट राजेंद्र रैना साहब भी था उधर। तो एक ही बार ये 2-3 बार हुआ। तो बाकी भी थे बड़े, डीसी बड़गाम जो अब श्रीनगर में है, डीवी था उधर, और था एसएसपी बड़गाम जनाब,
जब उनके साथ बोला ये मेरा पुराना साथ है, मैंने साथ काम किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री और कुछ कह सकते हैं। मुझे लगता है उसने सब कुछ जवाब उधर ही दिया है। नहीं, वो तो एक चीज है, वो पहलू है जो मंजर आम पे है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो किसी को मालूम नहीं, जो वो आपके पास रुका करते थे, जो उस वक्त का दौर था। तब तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तब तो वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के नहीं बने, न तब उसके तो एक नॉर्मल वर्कर की हैसियत थी, एक लीडर थे, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन आपके पास आते थे, आपके पास रुकते थे। तो अब क्या माइंड से था? देखिए एक तो 92 की बात मैंने बोला है, फिर 93 वो घूमा है, मेरे घर में भी एक दो रहा है, मेरे बच्चों के साथ भी बातचीत की है और आम लोगों के साथ भी बातचीत की है, चाहे सोएबुक चौक हो, बड़गांव चौक हो, गांधरबल चौक हो, चाहे बारामूला चौक हो, कुपवाड़ा चौक हो, कुपवाड़ा जूना ऋषि चौक हो। ठीक है, क्योंकि तब थे सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट, 10 नहीं थे ना, 6 डिस्ट्रिक्ट थे कश्मीर वैली में, तो 4 थे शायद जम्मू में। तो मेरे कहने का मतलब है उन्होंने, मैंने अभी आपको बोला शायद कि उन्होंने लोगों के साथ बात की है चौकों में अच्छी तरह से, उन्होंने कॉलेजों में बात की, स्कूलों में बात की, बच्चों के साथ बात की, यूनिवर्सिटी में बात की है, जो वहाँ के तालिब इल्म हैं उनके साथ भी बात की है। हर एक उस इंसान के साथ बात की है। बात का मतलब क्या था? मैं पूछने वाला कौन था? मैं पूछूंगा ये बातें क्यों करता? उसका यही एक मकसद था, जो एक सुंदर कश्मीर, स्वर्ग कश्मीर, हम कहते हैं इसको जन्नत, क्योंकि सबको नहीं आएगा ना बात समझ, बोलते ही बोला स्वर्ग, ये स्वर्ग क्या है? स्वर्ग और जन्नत ये एक ही लफ्ज है। मैंने आपको बोला जब भी कोई उसके साथ बात करता था तो वो अपने नोटबुक में नोट करता था। एक तो उसकी क्या क्या अदाएं मुझे पसंद है। मुझे अपने जो सीनियर लोग हैं पार्टी में, वो बोलते आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको बुलाया, आप जाओ, तो क्या मांगने जाओ? मेरी बच्चे को नौकरी दे दो। जब यहाँ कश्मीर को पता है, पूरे कश्मीर को बल्कि पूरे वर्ल्ड को, कि मोदी साहब अशरफ आजाद को प्यार करता है, इन्होंने कुछ वक्त गुजारा है साथ साथ, इन्होंने काम साथ किया है, तो मुझे बोलिए आपने कोई प्रोजेक्ट बना के दिया है मुझे, मैं क्यों जाऊं इस तरह? या किसी को क्यों धोखा दूं? मैं आपको गैस एजेंसी दिलाऊं या पेट्रोल पंप दिलाऊं या डीसी लगाऊं, इतना पैसा दे दो या मेरा किराया लगा, तो उससे क्या होगा? जब मैं जाऊंगा मुझे लगे नहीं कश्मीर में ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है, इसमें कम से कम 2-3 हज़ार लोग मुनाफा बख्श, ये उनके लिए ये यूनिट है, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको तरक्की देगी, तभी मैं जाऊँ ना। मुलाकात में इधर ही करता हूँ, जब वो आता है तो पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, वो मेरा नाम भी आगे करता है, तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब आता है तो वो मुझे गिले लगाता है, मुझे अच्छी तरह से मेरे साथ बातचीत करते हैं, मेरी फैमिली का भी हाल चाल पूछता है। तो लेकिन शायद लगा है आपको ये बातों में अंदाज़ा कि मैं अपने घर के लिए, क्योंकि मेरा घर जो है देने वाला वो ऊपर है, रोप मेरा, उसको पता है मुझे कैसे खिलाना है, मेरी फैमिली को कैसे खिलाना है, लेकिन मुझे रखा है औरों के लिए, उनके लिए लड़ो। मैं अभी भी, ये खुद बोला है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गया है, लेकिन अशरफ आज़ाद साहब सिर्फ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मुबारकबाद देता, आता नहीं। जाऊँ तो क्या करूँ? मैंने आपको दिखाना, देखो प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी दोस्ती है, मैंने उनके साथ काम किया है, उनके विचारों को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, उनके विचार अच्छे हैं, उसका सोच अच्छा है। तो अब मैं क्या करने जाऊँ, क्या मांगू?
मुझे क्या मांगू? जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, वो उसको पता है। क्या कर रहे हैं उसको? मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी वो क्या कहते हैं उसको डीडीसी बनाया ना मुझे डीडीसी। मैं जाऊंगा फिर कश्मीर, पूरे कश्मीर के लिए बात करूंगा। अभी जाएगा अशरफ आला सिर्फ अकेला, कैसे मैं बात करूं लोगों की? मैं नहीं चाहता हूं मुझे पूरा टीम जाए, मैं चाहता हूं लोग खुद आए। आओ आप खुदो उठ के हमारा खिदमतगार बन जाओ। मैं चाहता हूं ये जो खिदमतगार बनने के लिए चाहे एमएलए हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, सरपंच हो, पंच हो, नंबरदार हो, चौकीदार हो, ये आता है असली इनका काम है लोगों का खिदमत करना, लेकिन यही बन जाता है हुक्मरान। यही बदकिस्मती है हमारे कश्मीर के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए। एक बार आवाज दे लोग, हम आपको जिताएंगे एक ताबियादार बन के। मैं हाँ करूँगा। तो जब लोगों का सपोर्ट होगा, जब आप इलेक्शन जीतेंगे, तभी आप लोगों की बात करेंगे। मैं आज भी करता हूं, लेकिन उसमें कोई वजन नहीं होता है। ये कौन बोलता है मैं बात नहीं करता हूं? आप भी मेरा कभी फेसबुक चेक करिए, कभी व्हाट्सएप मेरा चेक करिए, या कहीं भी, तो मैं लोगों के लिए बात करता हूं। लेकिन बात में तब वजन होता ना। देखिए, एक तो बात करने हैं। देखो, मैंने लोगों सहबूक, धारमुन, बड़वन, गतपुर, इन लोगों को बोला है हम चाहते हैं इस होकर सर को हम टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। तो लोगों ने बोला उससे क्या मिलेगा? मैंने बोला जवानों को रोजगार मिलेगा। जब मुझे लोगों ने बिल्कुल उसमें ताउन दिया है, तब था यहाँ, ये था स्टेट जम्मू कश्मीर, सतपाल मलिक था गवर्नर यहाँ। मैंने एक उसको चिट्ठी लिखी और दूसरे मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखे, नरेंद्र भाई मोदी साहब को। ये जो है सोईबुक का होकर सर, डल लेक, उसमें एक ये के इसको टूरिस्ट प्लेस बनाए, इससे ये मसला हल होगा। अब देखो, एक तीर से वो बोलते हैं ना, तीन शिकार, वही हुआ उससे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक के लिए नहीं। देखिए मोदी साहब किसको कहते हैं? उनने तीन, एक तो यहाँ सोईबुक में जो ये होकर सर झील इसको बनाया, और दूसरा क्या नाम है इसका, गांधरबल में क्या है उसका नाम, मानसबल को भी बनाया ना, और यहाँ भी, मतलब तीन जगह बनाया है। ठीक है। अब मैंने बाज़ाब्ता लेटर भेजा है गवर्नर साहब को भी, और इसको भी, जो इसका वेटलैंड का जो है मरकजी वजीर, उनको, इन दोनों को मैंने लेटर भेजा है। जो ये होकर झील है, सोईबुक बसाया है हकीम सूद ने, रखवाला बनाया है होकर चीज का। लेकिन जब गुलाम अहमद बख्शी साहब की सरकार आई, खुदा उसको मगफिरत करे, तो उसकी सरकार ने वो बाउंड्री चेंज किया है, बाज़ाब्ता मैंने लिखा है। तो जो सोईबुक, धारमुन, गतपुरा का मिल्कियत ज़मीन है, वो हॉकर सर में चला गया। या तो इनको वो अपना लैंड वापस करो, या उसका मुआवजा दे दो। उस पर भी आजकल कार्रवाई, मतलब जब भी मैंने लोगों से पूछ के बात की है, तो फिर मैंने लिखा है, तो उस पर थोड़ा अच्छी तरह से काम हुआ है। और सोईबुक में बहुत सारे लोगों ने लड़ा है, डिग्री कॉलेज। तो आपको मैं हंसाऊंगा, मैं एक सरपंच बना एक इलाके में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं सरपंच बना। फिर जब सरपंच, बाकी सरपंचों और पंचों ने मेरा वो एक्टिविटीज़ देखे, डीडू साहब ने बोला, या बड़े आर्ट्स सीनियर आर्ट्स ने बोले, इसका जो हिकमत है, इसका जो प्लानिंग है, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टाफ है। तो तमाम सरपंचों ने सुना, कोई पीडीपी का, कोई एलसी का, कोई कांग्रेस का, कोई इंडिपेंडेंट, ये सारे मेरे पास आए, आप हमारा प्रेसिडेंट बनो। बनाया मुझे प्रेसिडेंट पंचायत कॉन्फ्रेंस का।
अब देखिए उसमें भी मैंने क्या किया, सोएबुक में डिग्री कॉलेज का काम चलता है, मैंने लड़ा, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखा है तो उसने अप्रूवल भेजा है, क्योंकि सरकार नहीं थी उम्र में, माशा उस पर काम चलता है। मैंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोएबुक के लिए लड़ा है, मतलब लोगों ने खुद ज़मीन छोड़ा है, एक विश्वास, चाहे डिग्री कॉलेज के ऊपर ज़मीन छोड़ा है, करीबन 70 कनाल ज़मीन छोड़ा है लोगों। कुछ थे सरकार वो चराई घास महफूज घास है, कुछ मिलके भी थे उनके, लेकिन नहीं आज़ाद साहब हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम दे रहे हैं। अच्छा मैंने वो उसके लिए लड़ा है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए, तो हेल्थ वालों ने 25 कनाल ज़मीन लिया है, उसमें भी मतलब जब भी मैंने लड़ाई लड़े वो आवाम के लिए, घर के लिए नहीं। तो लोगों को ये लगता है कि अशरफ आज़ाद हमारा मुस्तकबिल अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। 90s के दौर में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, जो थ्रेट्स थे खौफे नाइटिस में नहीं है। देखिए मैंने आपको भी बोला है, जब 90 में 92 में आप मोदी साहब का दे हैं, 92 में आपने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ा है, तो उस टाइम पीरियड में भी कश्मीर में मिलिटेंसी मेरे 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 3 हाउस जलाए गए और मेरे ऊपर अटैक्स भी हुए हैं। मुझे 93 में यहाँ जो है इम्पा, जहाँ से वो ट्रेनिंग बिल्डिंग है, वहाँ से ही डीसी निकलते हैं, एसएसपी निकलते हैं, बड़े बड़े वो ब्यूरोक्रेट्स वही, लेकिन मेरा अकोमोडेशन वही हुआ 93 में, ठीक है, क्योंकि थ्रेट्स जब मुझे आए हैं तो सरकार को पता था। मैंने काम किया है लोगों के लिए, देश के लिए और अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मेरे जो 3 हाउस उनको जलाया गया है और मुझे एक दिन गाड़ी के नीचे रोक दिया गया है, फिर मैं कोमा में चला गया। फिर ऊपर साल की बात, ये 2006 की बात है। तो पहला जो हाउस जलाया गया है 98, दूसरा जो जलाया है 2002 जलाया है 2010 में, जब वो खराब हालत थी, ठीक है, और बहुत सारे नुकसानात हुई है, लेकिन जो मेरा मिशन रहा, एक मान के चलिए कि आवाम को यही एक पसंद आया मेरा, तो एक तो मैंने दल बदलू नहीं किया है, मुझे मिला नहीं मिला, मिला मुझे जब भारतीय जनता पार्टी का हाथ मैंने थामा है, तो कभी डीसी साहब से बात करता हूँ, चाहे फ़ोन पे या डायरेक्ट मिलता, या एसएसपी साहब के साथ, या आईजी साहब के साथ, या डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ, या डीजी पुलिस के साथ, या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ, मतलब मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, अपने इलाके का बात कर सकता हूँ। तो ये एक प्लेटफार्म दिया है मुझे भारतीय जनता पार्टी ने। बाकी वो बिका वका में नहीं, हो गलत पैसा दे दो वो तो नहीं, ना मुझे मिला कभी, ना मैंने मांगा कभी। तो मैंने दिल से काम किया है अपने लोगों के लिए, अपने वतन के लिए, और क्योंकि आखिर मरना है, किसी को जलाना है, किसी को दफन करना है, मरना तो मरना, ये जो है ना बोल, ये सबको मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ये नहीं मरता, ये बोल नहीं मरता है, हिसाब इसी को होता है। ये जिस्म होता है मिट्टी, इसको दफनाओ, पानी में फेंको या जलाओ, इससे कोई गम नहीं। आसिफ जो हिसाब है, जो ये बोलने वाला तोता है, उसी को हिसाब लिया जाता है, कि सबको पता होना चाहिए। जो हम बातें करते हैं ये रिकॉर्ड इस तरह सेव होते हैं, इसी रूह को वापस सुनाते हैं उधर। हम कहते हैं आखिरत में, वो कहते हैं परलोक में, यही बातें सुनाते हैं, आपने ये बातें की है, तो उधर क्या बोलेंगे, ये सेव होते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, जब भी ऊपर वाले का
हुक्म होगा तो ये तोता वो लेगा, ये उसी का अमानत होता है। तो ये जो जिस्म है ये मिट्टी का पुतला है, कहीं भी गिर जाएगा, है ना। तो मैं यही कोशिश करूँगा जब ये तोता निकलेगा तो मर कर भी कोई ये बात करे नहीं इसने कुछ किया अच्छा किया है, कोई ये ना कहे अच्छा हुआ ये मरा इसने बुरा ही बुरा किया है, ऐसे बात ना करे कोई। मैं उसी चीज़ को डरता हूँ, यानी कि अल्लाह का मुझे खौफ है, जिसने मुझे पैदा किया उसका मुझे खौफ है, ज़रूर खौफ है कि अगर मैं भी उसका खौफ नहीं रखता तो मैं भी खरोपति होता। तभी मुझे बुलाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आपका दोस्त है, लेकिन मुझे पता है वही देने वाला जिसने मुझे पैदा किया। अगर मैं उस पे चलूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ लोगों को लूटा है, सरकार को लूटा है, पता नहीं क्या क्या किया है, लेकिन उसने मुझे इस चीज़ से बचाया है जिसने मुझे पैदा किया है। मैं इज़्ज़त से जाता हूँ, किसी भी घर में जाऊँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का घर हो, मैं जाऊँगा चाहे पानी सामने हो जाएगा, ना कोई नहीं करेगा, इतना ज़रूर है। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, कुछ चंद और बातें। मौजूदा वक्त में अगर सरकार की बात करें, 1.5 साल से हुकूमत तकरीबन चल रही है, और किस तरीके से देखते हैं और इस सरकार को जो पहली बार यूनियन टेरिटरी में बनी? देखिए, मैं यही आपको आपके माध्यम से इस चीज़ के लिए मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप ये जो अब सवाल किया है ये भी लोगों को सुनना चाहिए। देखिए, या तो उमर अब्दुल्ला साहब को इलेक्शन नहीं लड़ना था, पहले उसके लिए संघर्ष करना था जो इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला, पहले वो हाथ में ले आ। मैंने आपको बोला है कि जब फारूक साहब ने 96 में पूरी मुजारत की गई जिस तरह आज उमर साहब ने ली है, यही मैं याद दिलाना चाहता हूँ। उमर साहब आपको नहीं चलता है तो इस्तीफा करो। चलता नहीं है, चलने नहीं देते, ये करता नहीं कुछ। अगर उनको उस समय ऑटोनॉमी नहीं दिया गया है तो वो इस्तीफा करते, डिसॉल्व कर दे असेंबली को। फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं किए ना, सिर्फ उमर साहब को मिनिस्टर बनाया और कुछ किया नहीं किया ना। इसी तरह अगर उमर साहब को चलने नहीं देते, हाउस को डिसॉल्व करो, किसने रोका? आप एक चीफ मिनिस्टर है, जम्मू कश्मीर का सुप्रीमो हो, आप बोलते हैं लोगों को हमें करने नहीं देते, को नहीं करने देते। आप एक चीफ मिनिस्टर, आपके पास नहीं आएगा ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप जानो उनके पास, क्यों नहीं करने देते? अगर ये बोलते हैं गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता मेरे पास सिर्फ लाइन आगरा है, पुलिस है मेरे पास, अगर सिक्योरिटी चाहे तो मैं दूंगा, बाकी तो इनके पास ही है। तो बार बार लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है? इसको उमर साहब इतना अच्छा है, चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उन बातों को, उतना ही खाओ ना। उसमें उमर साहब ने हाल ही में कहा कि अगर एलजी साहब के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है तो वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग्स करे, जैसे मैं लॉ एंड ऑर्डर्स की मीटिंग नहीं करता। वो टूरिज्म की मीटिंग भी बुलाते हैं, बाकी चीज़ों की मीटिंग्स भी बुलाते हैं, तो इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा क्यों होती? देखिए, अगर वो डिपार्टमेंट इनके पास है तो इनके चाहिए ना वो उनको बुलाए, उनके साथ मीटिंगें करे। ये चीफ मिनिस्टर जरूर है, ताबियादारी तो सारे एक्शन को इन्हीं के पास है ना। देखिए, आप इस पे गौर से देखिए, चीफ मिनिस्टर के पास कौन सा डिपार्टमेंट है अपने पास?
जितने भी मिनिस्टर है उनके पास है ना डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट का चीफ मिनिस्टर वही होगा ना, वही मिनिस्टर जो उनके पास डिपार्टमेंट है। जो उमर साहब के पास डिपार्टमेंट्स है, 4 है, 5 है, 2 है, 10 है, उस पे ध्यान देना। जब उनके पास है, उनके ऊपर ये फोकस करेगा, ध्यान देगा, तो काम तो निकल आएगा। तो होता ना, कोई सुनने में आया पिछले ज़माने में कोई जुआरी था, वो बोलता ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, लास्ट में वो पूरा हार जाता है कब्जे समेत, उसका कोई नहीं होता। तो कश्मीर में ये कुंवर साहब, ये देखिए ना, कश्मीर में गुर्बत का तूफान क्यों आता है रोज बरोज। मुझ साहब आप इतना हसीन है, आप फॉरेनर मिनिस्टर रहा है मरकज का, पूरी वर्ल्ड को आप घूम के आए हैं, बड़े बड़े सियासतदानों से आपने बात की है, बड़े बड़े मिनिस्टरों साहब को आपने हैं। मैं चाहता था है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए खुशकिस्मत है आप जैसा चीफ मिनिस्टर बना है, लेकिन फिर रोनी धोनी की क्या बात है, खड़ा हो जाना शेर की तरह। ये मेरे पास डिपार्टमेंट, पहले मैं इनसे हिसाब लूंगा, इन्होंने क्या किया, बाद में उन मिनिस्टरों को हिसाब ले लो इन जिनको आपने वो डिपार्टमेंट दिए हैं। अगर आप मुझे बोलेगा ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, कुछ नहीं है, ये परेशानी है। जब घर का कोई बड़ा होता है, मुखिया होता है, वो किसी को बोलता है खाना मत खाओ। अगर कोई कमजोर बच्चा होता है वो उसको अलग लेता है, ऐसा मत करो, क्या हुआ, ये घर आपका भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमाओ, घर को दे दो, हलाल की रोटी खाओ। उमर साहब आप भी समझाओ ना, कौन मना करते हैं, आप चीफ मिनिस्टर नहीं है। मुझे अगर नारा लगाना है मैं लगाऊं, लेकिन काम करो ना, लोगों का काम करो, जो उनके साथ वादा किया है, जो भी आपने मैनिफेस्टो में डाला है, तो उसी आधार पे आपने इतनी सीटें ली हैं, तो कम से कम 2-3 काम उसमें से करो, 10 काम में से 2-3 काम, 4 काम करो, ताकि लोगों का भी गुस्सा शांत हो जाएगा। अगला कोई नहीं बोलेगा, आपके दुश्मन नहीं है भारतीय जनता पार्टी, आपके खुद का अपना बोल ही दुश्मन है। अपने उन्हीं लोग हैं जो आपके मुशीर है, वही आपको मेरे ख्याल से गलत। भारतीय जनता पार्टी, आप चलो, दौड़ो, काम करो, लोगों की खिदमत करो, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, आपका बड़ा मैंडेट मिला है, लोगों ने आपको विश्वास दिया है, तो आप चलो ना, उनका काम करो ना। मैं नारा लगाऊंगा, मेरे शहबूक एरिया में अगर होकिर सर को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया, मैंने आपको चिट्ठी लिखा है, गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखा है, इस पे वो बजट पास करो, और लोगों को भी, जिन लोगों के पास वो था अपना मिल्कियत ज़मीन, वो भी होकर सर में, उनको उसका मुआवजा दे दो या वापस दे दो, वो उनको काश्तकारी करेगा उनके ऊपर। लेकिन नहीं हुआ ना, आप बोलते हैं छोटे लोग हैं, हमें इनका क्या मानना है। आपके जो बने हैं परसों 3 राज्यसभा मेंबर, मैंने उनको मुबारकबाद ही दिया है, तो वो करते हैं ना बात, उधर करते हैं पार्लियामेंट में बात, राज्यसभा में वो बातें करते हैं। एक बार आप जाए ना उमर साहब, अपने वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, होम मिनिस्टर साहब से मिले, डिफेंस मिनिस्टर साहब से मिले, मिलते हैं, उनकी मीटिंग सुनेंगे, मीटिंग होते हैं, लेकिन उधर क्या करते हैं, बात करते हैं, सिर्फ शाल लेके जाता है या गुलदस्ता लेके जाता है। उमर साहब, मैं इतना बोलूं, मैं बहुत नजदीक से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को जानता हूं, वो इतना हसीन मिजाज का आदमी। बैठो ना कभी उनसे टाइम लेके, आधा घंटा बैठो, उसको बोलो कश्मीर में क्या क्या प्रॉब्लम है। अमीर शाह साहब, वो आपका बड़ा इज्जत करता है, उनके साथ बैठो ना आधा घंटा, कश्मीर के अवाम की बात करो, अपने घर की बात मत करो प्लीज। राजनाथ सिंह साहब है ना, उनके साथ बैठो, ये सरकार है। मैं कहाँ बोलता हूँ हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी का, अभी नया बना है, उसको मुबारकबाद देने के लिए जाओ, नहीं नहीं, सरकार है। जिस तरह वो
आपका है उसी तरह मेरा भी वो सरकार है। लेकिन जाओ उनके साथ बात करो गरीब आवाम की, उनके साथ बात करो जो इस वक्त एक ही टाइम का रोटी खाता है। आपने बोला मैं मुफ्त राशन दूंगा, अरे मोदी साहब को तो 7 साल हो गए हैं मुफ्त राशन बांटते बांटते पूरे मुल्क को, उसमें जम्मू कश्मीर में भी। वो बातें मत करो उमर साहब, आप इतना हसीन है। वो बात करो जिससे हमारे गरीब आवाम का फायदा हो। स्टेटहुड कब वापस आ रहा है? टाइम आने पर स्टेटहुड पक्का वापस आएगा, ये मैं तस्दीक करता हूँ। बोलने वाला मुल्क का प्राइम मिनिस्टर साहब, मुल्क का होम मिनिस्टर साहब, पार्लियामेंट हाउस में दोनों बोलते हैं। मैं तस्दीक करता हूँ बिल्कुल 100%। स्टेटहुड वापस आएगा वक्त आने पे। अभी फिर मैं उमर साहब को यही गुजारिश करो, यही आग्रह करो, लोगों के ऊपर ध्यान दे दो ताकि गुर्बत ख़त्म हो जाए, दंगा फसाद ख़त्म हो जाए, पत्थरबाजी ख़त्म हो जाए, गन कल्चर ख़त्म हो जाएगा। डबल इंजन वाला आपको मिलेगा यहाँ स्टेटहुड, पक्का प्रॉमिस, क्योंकि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है और होम मिनिस्टर साहब का वादा है। सर जाते जाते कुछ अगर आप कश्मीर के लोगों को, कश्मीर की आवाम को कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए कश्मीर के लोगों को मैं क्या कहूँगा, कश्मीर के लोगों का कई जो जहन है वो पॉलिटिकली उनको डिस्टर्ब किया गया है। वोट मांगने के लिए जब जाते हैं तो एक भाषा, वोट जब लेते हैं तो दूसरा भाषा है। मैं अब कश्मीरी आवाम को यही एक आग्रह करूं, एक गुजारिश करूं, जल्द ही आने वाले हैं पंचायत म्युनिसिपल ऑपरेशन का इलेक्शन आने वाले हैं, और वो लोगों को खड़ा करो जो लोगों के लिए बात करे, लोगों के लिए खिदमत करे, अपने घर के लिए ना करे। यही मेरी आग्रह है, यही असली कश्मीरियत है। उस पे आप चलो, इंशाल्लाह ऊपर वाला आपको तरक्की दे, खुशहाली दे, और हमारे पढ़ा लिखा बच्चों को भी रोज़गार मिलेगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया अशरफ आज़ाद साहब मुझसे बात करने के लिए। और ये थे अशरफ आज़ाद साहब जो भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने लीडर हैं, पुराने वर्कर हैं, कई दफ़ा इलेक्शन लड़ा है। और जैसा इन्होंने कहा कि अगला इलेक्शन एक बार फिर से लड़ने जा रहे हैं, तो शायद आप इन्हें बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार फिर से देखेंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात की, मौजूदा सरकार पे कई सारी तनकीद की और उस पर भी बात की, और स्टेटहुड के हवाले से जाते जाते इन्होंने वादा भी किया है कि कुछ ही वक्त में जब सही वक्त होगा, जैसा इन्होंने कहा कि स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर में वापस आएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।